कहानी की शुरुआत में हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ फादर और प्रिस्ट मिलकर एक मैजिक स्पेल को रेडी कर रहे होते हैं और वो इस मैजिक स्पेल की मदद से द गॉड ऑफ डीमन सैतन के बेटे को धरती पर इनकार्नेट होने से रोकना चाहते हैं, पर वो इस चीज में नाकाम हो जाते हैं और द गॉड ऑफ डीमन का बेटा धरती पर इनकार्नेट हो जाता है। और जैसे द सन ऑफ डीमन गॉड का रीइंकार्नेशन होता है वैसे ही चर्च के सारे प्रेस धीरे करके एक ब्लू वॉक के ओरे में आकर मरने लगते हैं। पर ये सब देखने के बावजूद फादर हार नहीं मानते और वो कहते हैं हमें इस दानव को रोकना ही होगा। पर आखिर में खुद फादर ही इस आग की चपेटे में आकर तड़प तड़प के मरते हुए कहते हैं तो ये है पावर द सन ऑफ डीमन गॉड की। और इसी सीन के साथ हमारी कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है जहां पर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि कुछ लड़कों को मार रहा होता है और यही लड़का हमारे सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है और उसका नाम रिन है। और अकेले रिन के हाथों इतनी बुरी तरीके से मार खाने के बाद वो तीनों लड़के वहां से भाग जाते हैं, पर वो जाते जाते रिन को डीमन कहकर पुकारते हैं। और यह सुनकर रिन कहता है यह किसको डीमन कह रहे हैं, हरकतें तो इनकी डीमन जैसी है। और फिर रिन अपने ग्लव्स देकर कहता है अरे नहीं, आज तो मुझे फादर नहीं छोड़ने वाले। और इसी के साथ हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रिन के फादर रिन को इधर उधर ढूंढ रहे हैं और आज रिन की सच में कोई खैर नहीं। और आखिरकार रिन के फादर रिन को ढूंढ लेते हैं और उसे पकड़कर बहुत मारते हैं। और रिन की पिटाई के बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रिन के फादर कह रहे होते हैं कि रिन को इससे पहले 10 से ज्यादा नौकरियों से निकाल दिया गया, जिनमें से 9 बार तो उसे इंटरव्यू फेज में ही निकाल दिया गया और पिछली बार उसे डिलीवरी बॉय की नौकरी मिली थी जिसमें से वो लड़ाई के चक्कर में निकल गया। और इन सब बातों के साथ रिन के डैड कहते हैं कि उन्होंने रिन के लिए एक जॉब इंटरव्यू अपॉइंट करवाया है कल के लिए, तो रिन को कल जाना होगा। यह सब सुनकर रिन कहता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं है, रिन की किस्मत उसे कोई जॉब पे टिकी नहीं रहने देगी। यह सुनकर रिन के डैड कहते हैं तो अच्छा ठीक है, तुम हमारे ही चर्च में नेक्स्ट प्रीस्ट बन जाओ, मेरी जगह अगले फादर बन जाओ। और यह सुनकर रिन कहता है यही एकमात्र जॉब है जिस पर रिन को कोई निकालेगा तो नहीं, पर रिन ये खुद ये जॉब नहीं करना चाहता। और रिन के डैड के इन्हीं आर्ग्यूमेंट के बीच में वहाँ रिन का छोटा भाई आ जाता है और हमें वहाँ बताया जाता है कि रिन का छोटा भाई रिन का पूरा अपोजिट है। मतलब जहाँ पर रिन को पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है, उसके छोटे भाई को पढ़ने का बहुत शौक है। और जहाँ पर रिन पूरा बेरोजगार है, उसका छोटा भाई स्टडी कर रहा है। और ये सब सुनकर रिन गुस्से में कहता है चुप हो जाओ तुम। और जैसे रिन चिल्लाता है वैसे चर्च में रखा हीटर भभकता है, पर उसमें से लाल की जगह नीली आग निकलती है। और उस आग को देखकर रिन के डैड कहते हैं यो कि तुम एक काम करो, रिन को अंदर ले जाओ और उसकी मरहम पट्टी करो और उसके कपड़े बदल दो। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यो क्यों रिन के हाथों में पट्टी लगा रहा होता है और वो पूछता है आखिर आज फिर तुम्हारी किस बात पर लड़ाई हो गई। जिस पर रिन बताता है कि वो इस बार नहीं लड़ना चाहता था, पर जब उसने देखा कि कुछ लोग जिंदा कबूतर पे निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उससे रहा नहीं गया और वो कबूतर को बचाने के लिए उन लोगों से लड़ पड़ा। और इन्हीं सब बातों के बीच में युक्की रिन के हाथों में बैंडेजेस लगा देता है और जिसे महसूस करके रिन को काफी अच्छा लग रहा होता है। और वो कहता है तुम्हारा शुक्रिया योकियो मेरी हमेशा बैंडेजेस लगाने के लिए। और यह सुन के योकियो उदास मन से कहता है पर मैं 7 दिन नहीं लगा पाऊंगा, कुछ दिन में मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए हाई स्कूल जा रहा हूँ इस जगह को छोड़ के। और यह सुनकर रिन भी कहता है कि हाँ वो भी कल अपने पापा की बात सुन के जॉब इंटरव्यू पे जाएगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद चर्च का एक वर्कर रिन को अपना ऑफिस सूट देकर कहता है ये पहन कर जाना, तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा रहेगा। और इसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिन टाई पहनने में बहुत ज्यादा मशक्कत कर रहा होता है और फिर वो बिना टाई पहने ही इंटरव्यू पे जाने लगता है। और ऐसे रिन को बिना टाई के जाते हुए रिन के फादर भी देख लेते हैं और वो रिन के पास आकर रिन की टाई बांधने लगते हैं। और जिसे देखकर रिन कहता है अब मैं बड़ा हो चुका हूँ फादर। जिसे सुन के फादर कहते हैं कौन बड़ा हो गया, मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा, इधर है क्या, इधर है क्या। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रिन अपने ऑफिस में पहुंच चुका है जहाँ पर रिन की बॉस उससे कह रही होती है कि तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं है, ऐसा क्यों। जिस पर रिन कहता है कि उसे स्टडी में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। और इसी के साथ नेक्स्ट सीन में रिन की बॉस उसे काम बताती है और कहती है ये सारे बॉक्स को आज ही बाहर ट्रांसफर करो। और यह सुनकर रिन अपने काम पे लग जाता है जहाँ पर रिन अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से एक ही बार में बहुत सारे बॉक्स उठा लेता है, जिसे देखकर वहाँ के सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और इन सब के बाद रिन को इतनी तेजी से काम करता हुआ देखकर रिन की बॉस उसे चेक करने आती है तो वो ध्यान देती है कि रिन ने जस्ट कुछ ही समय में बहुत सारा काम कर दिया है
और आखिर में बस रिन को एक ही बॉक्स रखना होता है कि तभी रिन का पैर फिसल जाता है और गलती से बॉक्स लेडी बॉस के ऊपर गिर जाता है। और इसके बाद भी रिन से काफी सारी गलतियां होती हैं, जिसकी वजह से रिन की बॉस उसे बहुत डांटती हैं। और फिर रिन इतनी सारी गलतियां करने के बाद एक जगह हताश बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि ये जॉब तो उसके हाथ से गई। पर तभी वहां पर एक लेडी आती है और वो रिन को नूडल देते हुए कहती है, हताश मत हो बेटा, ये नूडल खा लो। और फिर रिन उठता है और नूडल टेस्ट करके मन में कहता है, अरे नहीं, ये नूडल तो काफी अजीब है, अगर उन्होंने ऐसे नूडल बेचे तो कौन खरीदेगा इनको। और फिर रिन उन लेडी से पूछता है क्या वो उनकी नूडल बेचने में मदद कर सकता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रिन नूडल बना के बेच रहा होता है और रिन के नूडल बहुत ज्यादा पसंद आ रहे होते हैं लोगों को। और वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी होती है रिन की नूडल खाने के लिए। और इतनी सारी भीड़ देख के बॉस भी रिन की नूडल टेस्ट करती हैं और उन्हें भी रिन का नूडल काफी पसंद आता है। और बॉस जाते जाते रिन को एक मीटिंग के बारे में बताती है, जिसे सुन के वहाँ पे खड़ी एक लेडी कहती है, रिन कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारी जॉब लग गई। और यह सुन के रिन के मुंह पे एक अलग सी खुशी झलक जाती है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में इवनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर यू अपने घर पे फोन लगाकर बता देता है कि उसकी जॉब लग चुकी है। और यह सुन के चर्च वाले सारे लोग बहुत खुश होते हैं। और यह सुनकर इनके डैड कहते हैं, इसी खुशी में सुखियों में तो तुम जल्दी घर जाना। और यह सुन के रिन भी काफी एक्साइटेड होता है और रिन इस एक्साइटमेंट के साथ फोन बूथ से बाहर निकलता है। और तभी वो देखता है कि एक लड़की एक मफलर के पीछे भाग रही होती है। फिर रिन उसके पास जाकर उस मफलर को पकड़ता है और उसे देने लगता है। पर तभी रिन ध्यान देता है कि वो लड़की उस मफलर को देखकर डर रही होती है। और फिर रिन उस मफलर को ध्यान से देखता है और वो देखता है कि उस मफलर के कॉर्नर पर एक डीमन ने उस मफलर को दांत से पकड़ा हुआ होता है। और फिर रिन जैसे उस डीमन को देखता है, मानो वो डीमन तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो उसे देखकर वहां से भागने लगता है। और फिर वो डीमन रिन से डरकर उस मॉल में भरा जाता है जिसमें रिन काम करता है। और फिर रिन भी उस डीमन के पीछे जाता है ताकि वो उस लड़की का मफलर उससे ले सके। पर उस छोटे से डीमन की वजह से मॉल में बहुत ज्यादा तबाही मचाती है। एंड इवन उस डीमन की वजह से उस छोटी सी बच्ची पर एक कबड़ आकर गिरने वाला होता है, पर रिन सही समय पर आकर उस बच्ची को बचा लेता है। पर ये सारी तबाही का इंजाम रिन के ऊपर लग जाता है, क्योंकि रिन और उस लड़की के अलावा कोई भी इंसान इन डीमंस को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अब ऐसा क्यों है ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रीन के घर को, जहाँ पर इनके फादर पूछ रहे होते हैं, इतनी रात हो गई, आखिर रीन अभी तक आया क्यों नहीं। जिस पर इनका छोटा भाई कहता है, ओके मैं बाहर ढूंढने जाता हूँ उसको। और इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार योक्यो कुछ समय बाद रिन को ढूंढ लेता है और रिन गार्डन में एक झूले पे बैठा हुआ होता है, जहाँ पर योक्यो रिन के पास जाकर पूछता है कि आखिर वो घर क्यों नहीं आया। जिस पर रिन उदास मन से कहता है, कैसे आता, मुझे फिर से जॉब से निकाल दिया। यह सुन के योक्यो कहता है कि चलो कोई नहीं, तुमने अपना बेस्ट दिया, पापा इंतजार कर रहे हैं, चलो घर। और फिर रिन योक्यो को कहने पर घर के लिए चल पड़ता है। और फिर रिन जैसे ही घर आता है तो वो देखता है जिस लड़की को उसने बचाया था उसके फादर रिन के पापा को शुक्र अदा करने आए थे उनकी बेटी की जान बचाने के लिए। और उस लड़की को अलविदा करके रिन के डैड रिन को चिल्लाते हुए कहते हैं, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, ये देख रहे हो बिल, तुमने कितना नुकसान किया है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि आधी रात को रिन के फादर एक छुपे हुए तहखाने में जा रहे होते हैं, जहाँ पर वो एक संदूक को खोलते हैं और उसमें एक तलवार को देखकर कहते हैं, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, वो इसे ढूंढ लेंगे। और इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है और हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इन सुबह सुबह उठता है और वो देखता है कि यूकी ने उसके लिए एक नोट लिखा होता है। और उस नोट में लिखा हुआ होता है कि ब्रदर, पहली बात तो मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें आमने सामने बाय नहीं बोल पा रहा हूँ, और दूसरी बात कि अपना और पापा का ख्याल रखना। और ये नोट पढ़ने के बाद जब रिन खिड़की खोलता है तो वो देखता है कि बहुत सारे छोटे छोटे डीमंस हवा में उड़ रहे हैं। और इन डीमंस को देखकर रिन घर से बाहर आता है, पर वो ध्यान देता है कि बाकी ह्यूमंस की तो नॉर्मल ही लाइफ चल रही है, मतलब वो इन सब डीमन को नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब कि रिन के पास कोई खास बात है जिसकी वजह से वो इन डीमंस को देख पा रहा है। और इन्हीं सब के बीच में कुछ लड़के रिन को पुकारते हैं, और ये वही लड़के हैं जिनसे रिन की पिछली बार लड़ाई हुई थी। और वो रिन से कह रहे होते हैं, बाहर आओ, तुमसे साफ बराबर करना है। और फिर रिन अपना पैर आगे बढ़ाता है बाहर आने के लिए, फिर वो रुक जाता है। फिर वो लड़के कहते हैं, तुम्हारे भाई के बारे में बात है, अब भी नहीं आना चाहोगे। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लड़के रिन को एक सुनसान जगह पे ले आते हैं, जहाँ पर वो लड़का रिन से फालतू बातें कर रहा होता है, जिन्हें सुनकर रिन वापस घर आने के लिए आता है कि तभी वो लड़का कहता है, तुम्हारा भाई मेरे ही पापा के कॉलेज में आया है ना, योक्यो नाम है उसका। और यह सुन के रिन उस लड़के को झन्नाटेदार पंच जड़ देता है और कहता है,
जो भी करना है मेरे साथ करो, अगर मेरे भाई को हाथ भी लगाया ना। और रिन ये सब कह ही रहा होता है कि तभी वो उस लड़के को देखता है जो कि पूरा डीमन में बदल चुका होता है, और तभी उस लड़के के साथ ही रिन को पकड़ लेते हैं। फिर वो हाफ डीमन बॉय एक जलती हुई रोड को लेकर के आता है। पहले तो मैं क्या जलाऊं, हाथ, पैर या फिर आंखें। और यह सुनकर रिन बहुत जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से एक ब्लू आग उसको कवर कर लेती है और उसे प्रोटेक्ट करने लगती है। और उस ब्लू आग के ओरे को देखकर डीमन बॉय का साथ ही वहां से भाग जाता है। और इन सब के बीच में रिन नहीं समझ पा रहा होता है कि उसके हाथों में आग आई कहां से, और ये आग से वो जल क्यों नहीं रहा है। और तभी वो डीमन बॉय कहता है, जैसा कि मुझे लगा था, आप हो डीमन लॉर्ड सैटन के बेटे, मतलब हमारे प्रिंस। और इन्हीं सब बातों के बीच में वहाँ फादर आ जाते हैं, और फादर आकर कहते हैं कि उन्हें पता था कि डीमंस रिन को ढूंढ ही लेंगे। और फिर वो डीमन फादर के ऊपर हमला करता है, पर फादर उसे इजीली हरा देते हैं। और ये सब देखने के बाद रिन फादर से पूछता है, आखिर मैं कौन हूँ और ये क्या हो रहा है। जिस पर फादर जवाब देते हैं कि सबसे पहली बात कि ये सारे डीमंस मिलकर तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं, और दूसरी बात कि तुम कोई इंसान नहीं हो और ना ही तुम कोई मामूली डीमन हो, तुम हो द गॉड ऑफ डीमन सैटन। देखते हैं कि रिन और रिन के फादर चर्च की तरफ भाग रहे होते हैं, पर इसी बीच रास्ते में ज्यादा डीमंस होने की वजह से फादर रास्ता चेंज करने की सोचते हैं और वो दूसरी बिल्डिंग की तरफ छलांग लगा देते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि फादर तो सेफली दूसरी तरफ कूद जाते हैं, पर जब रिन डरते हुए कूदता है तो वो गिरने ही वाला होता है, पर फादर उसे हाथ देकर बचा लेते हैं। पर जैसे ही फादर और रिन उस बिल्डिंग पे कूदते हैं तो हम देखते हैं कि रिन और फादर जिस बिल्डिंग पे कूदे हैं उस बिल्डिंग पे बहुत सारे गुल्स मतलब वो लोग जिनको डीमंस ने जान से मार कर उनकी बॉडी को पोजेस कर लिया हो, उसी हम गुल कहते हैं। अब इतने सारे डीमंस को देखने के बाद रिन तो पूरा भौचक्का हो जाता है, पर उसी वक्त फादर एक होली वाटर बॉम्ब को निकाल कर उनके ऊपर फेंक देते हैं, जिस वजह से उन्हें भागने तक का समय तो मिल ही जाता है। और जैसे ही डीमंस कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वैसे ही रिन और रिन के फादर टेरेस रूम में जाकर गेट को अंदर से बंद कर लेते हैं। अब इतना सब कुछ झेलने के बाद रिन का दिमाग खराब हो जाता है और वो चिल्लाकर पूछता है, आखिर मैं कैसे डीमन किंग का बेटा हो सकता हूँ, मैं तो आपका बेटा हूँ। जिस पर फादर कहते हैं कि अभी उनके पास समय नहीं है ये सब समझाने का, जैसे ही रात हो जाएगी सारे डीमंस एक्टिव हो जाएंगे, तब वो रिन को चाहकर भी नहीं बचा पाएंगे, इसलिए उन्हें जल्दी करनी होगी। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हाफ डीमन बॉय के साथ ही उससे मिलने आए हुए होते हैं और वो उसको बेहोश की हालत में पूछते हैं, क्या हुआ तुम्हें। और ये सारा शोरगुल सुन के हाफ डीमन बॉय जाग जाता है और वो चिंगाड़ने लगता है और अपने पीछे कंटेनर को एक मुक्का मार कर कहता है, आ रहा हूँ मैं रिन। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रिन और फादर अपने चर्च पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर फादर सबसे कहते हैं कि जितने भी स्पिरिट बैरियर हैं उनको 3 गुना कर दो, जल्दी से जल्दी। और फादर की बात सुनते से चर्च के सारे प्रीस्ट मिलकर स्पिरिट बैरियर को 3 गुना कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरे चर्च के ऊपर एक स्पिरिट शील्ड लग जाती है। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फादर रिन को लेकर उसी छुपे हुए तहखाने में जा रहे होते हैं, और जहाँ पर वो उसी संदूक को खोलकर उसमें से एक तलवार निकाल कर कहते हैं कि रिन तुम ये तलवार देख रहे हो, इस तलवार का नाम डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड है, और ये तलवार के अंदर ही तुम्हारे सारे राज छुपे हुए हैं। और इसी के साथ फादर रिन को बताते हैं कि उन्होंने रिन की सारी जो डिमोनिक पावर्स थी वो इसी स्वॉर्ड में उन्होंने छुपा कर रख दिए, और जैसे रिन इस स्वॉर्ड को खोलेगा उसकी सारी डिमोनिक पावर उसके अंदर वापिस आ जाएगी। पर ये करने के बाद रिन चाहकर भी वापस एक नॉर्मल इंसान नहीं बन पाएगा। और इसी के साथ फादर ये भी बताते हैं कि योक्यो के अंदर भी कुछ डिमोनिक पावर हैं, क्योंकि रिन और योक्यो ट्विंस ब्रदर हैं, पर योक्यो के मुकाबले रिन के अंदर बहुत ज्यादा डिमोनिक पावर है, इस वजह से रिन की पावर्स को सील करना पड़ा। अभी ये सब सुनकर रिन तो बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हाफ डिमोनिक बॉय चर्च की तरफ आ रहा होता है कि तभी उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, और ट्रक से एक्सीडेंट होने की वजह से ट्रक ड्राइवर उस डिमोनिक बॉय को देखने जाता है, पर डिमोनिक बॉय ट्रक ड्राइवर को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से ट्रक ड्राइवर सीधा जाकर दीवार में भरा जाता है। और फिर डिमोनिक बॉय ट्रक ड्राइवर का ही ट्रक लेकर चर्च में भर जाता है, और ट्रक के अंदर भरा जाने की वजह से सारे स्पिरिचुअल चैम्बर टूट जाते हैं और सारे डीमंस चर्च के अंदर आ जाते हैं। और ये सारी तबाही की आवाज सुन के रिन और फादर भी उस तहखाने में से बाहर आते हैं, और इन डीमन को अंदर आता हुआ देखकर सारे प्रीस्ट होली वाटर की मदद से उनसे लड़ने लगते हैं। और यह सब देख के फादर रिन को एक सेल फोन देकर कहते हैं, इसके अंदर मेरे दोस्त का फोन नंबर है, वो तुम्हारी मदद जरूर से करेगा। और यह कहकर फादर रिन को तहखाने में धक्का दे देते हैं, और फिर डीमंस और प्रीस्ट के बीच में जंग स्टार्ट हो जाती है, जहां पर डीमंस और प्रीस्ट के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई चल रही होती है। और इसी बीच हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि योक्यो चर्च में कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है,
पर उसका कॉल कोई भी पिकअप नहीं कर रहा होता है क्योंकि चर्च में तो बहुत ज्यादा खतरनाक माहौल हो रहा होता है। और इसी बीच रीन अपनी पावर स्ट्रेंथ का यूज करके बेसमेंट से बाहर आ जाता है और वो बाहर आकर देखता है कि फादर और बाकी प्रीस्ट ने डीमोनिक बॉय और डीमंस को हरा चुके हैं। और यह सब जान के कि रीन का सबसे बुरा सपना कि वो एक डीमन है वो सच हो गया है। अब यह सुन के वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन के साथ रिन की फादर से कहता है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं एक डीमन हूँ और आप मेरे कुछ भी नहीं लगते हो। और यह सुन के कि फादर रिन की कुछ नहीं लगते, फादर रिन को एक बहुत जोर से चाटा मार देते हैं। और चाटा खाने के बाद रिन कहता है आप सब मेरे लिए अनजान हो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और यह कहकर रिन वहाँ से जाने लगता है कि तभी फादर अपने घुटनों के बल पर गिर जाते हैं और उनके सीने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और यह सब देख कर इनको समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर तभी हमें पता चलता है कि रिन के फादर को कोई डीमन पोजेस करने की कोशिश कर रहा है। और ये कोई आम डीमन नहीं है, ये द गॉड ऑफ डीमन सैतन है। और फिर सैतन फादर की बॉडी से रिन से कहता है कि मैं हूँ द गॉड ऑफ डीमन सैतन और तुम्हारा रियल फादर। और इसी बीच बाकी प्रीस्ट सैतन को रोकने की कोशिश करते हैं पर सैतन उन्हें नीली आग से पूरा घेर लेता है और कहता है मुझे रोकने की कोशिश मत करो। और यह कहकर सैतन अपने ब्लड से डीमन वर्ल्ड का गेट चर्च में ही ओपन करने लगता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि फादर की बॉडी सैतन की पावर को झेल नहीं पा रही है और उनकी बॉडी में से खून निकलता जा रहा है, जिसे देखकर सैतन कहता है ओ ये कमजोर इंसान। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डीमन वर्ल्ड का गेट ओपन हो चुका है। और गेट ओपन होने के बाद सैतन रिन को घसीट कर उस गेट में ले जाने लगता है और रिन को उस डीमन वर्ल्ड के गेट में फेंक देता है, जहाँ पर रिन धीरे धीरे करके उस गेट में धंसने लगता है। और रिन को ऐसा धंसता हुआ देखकर फादर जैसे तैसे करके अपनी बॉडी पे कंट्रोल पाते हैं और चर्च की क्रॉस मार को अपने ही पेट में घुसा लेते हैं ताकि सैतन का कंट्रोल उनसे निकल जाए। और इसी के साथ फादर कहते हैं वो तुम्हारा नहीं, वो मेरा बेटा है और तुम उसे कहीं नहीं ले जा सकते। जिस पर सैतन कहता है क्या तुम मुझे उससे दूर करने के लिए अपनी जान दे दोगे? जिस पर फादर कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। और ये सब होते हुए रिन भी देख रहा होता है और वो अपने और फादर के बिताए हुए पलों को याद करता है कि कैसे जब भी बचपन में रिन को कोई डीमन चाइल्ड कहता था तब फादर कहते थे तुम डीमन के नहीं मेरे बच्चे हो। और इसी के साथ हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फादर ने सैतन को रिन से दूर रखने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। और यह देखकर रिन फाइनली अपने डीमन स्वॉर्ड को ओपन कर लेता है, जिसके बाद रिन अपने ओरिजिनल डीमन फॉर्म में आ जाता है और वो अपना फुल पोटेंशियल का यूज करके सीधा जाकर डीमन वर्ल्ड के गेट को तबाह कर देता है। अब उसने डीमन वर्ल्ड के गेट को तो तबाह कर दिया पर उसने अपने फादर को खो दिया और वह यह बार बार सोच सोच के रोने लगता है। और इन्हीं सब के बीच में वहाँ योक्यो आ जाता है पर उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ क्या हुआ। पर वो जैसे ही फादर की लाश देखता है वो उनकी तरफ चर्च का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रिन चर्च को छोड़कर जा रहा होता है। क्योंकि जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि फादर डीमन किंग सैटर्न को रोकने में अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं और फादर के जाने के बाद रिन की इस चर्च में कोई जगह नहीं है। इसलिए रिन जाने से पहले अपने और फादर के एक दूसरे के साथ बिताए गए इस चर्च में सारे लम्हों को याद करता है। और इसके बाद रिन चर्च से बाहर निकलते हुए एक बात सोच रहा होता है आखिर योक्यो ने मुझसे कुछ पूछा क्यों नहीं कि मैं डीमन किंग सैटर्न का बेटा हूँ और फादर कैसे मरे। योक्यो ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। और ये सब सोचते हुए रिन बाहर जा रहा होता है पर इसी बीच चर्च के कुछ दो मेंबर रिन से कहते हैं तुम जा रहे हो रिन, हम तुम्हें बहुत याद करेंगे। और हाँ एक बात याद रखना कि चर्च के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, तुम जब भी चाहो आ सकते हो। यह सब सुनकर रिन को काफ़ी अच्छा महसूस होता है पर इसी बीच उसे याद आता है कि उसने पूरे सुबह से योक्यो को नहीं देखा है। इसलिए वो सबसे पूछता है कि क्या आप सबने योक्यो को देखा है। और इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं योक्यो को जो कि अपने फादर की कब्र के पास खड़ा होकर कह रहा होता है अजीब है ना, आज आपके बिना ही दिन की शुरुआत हो गई। और फिर अगले सीन में हमें रिन को दिखाया जाता है जो कि किसी आदमी का आने का इंतजार कर रहा होता है। और इसी बीच एक अजीब सी कार रिन की तरफ आने लगती है और वो रिन को बस हिट करने ही वाली होती है कि सही समय पर रिन दौड़कर अपने आप को बचा लेता है। इसके बाद रिन उस गाड़ी वाले से बहुत भला बुरा कहने लगता है अंधे हो क्या, एक तो इतनी अजीब सी कार है उसके बाद ठोकने आ रहे हो।
और रिन ये सब कह रहा होता है कि इसी बीच उस कार में से एक अजीब सा बंदा एक अजीब से भेस में बाहर निकलता है और इस कैरेक्टर का नाम मेफिस्टो है। और वादे पे रिन इसका ही इंतजार कर रहा था इतनी देर से। और फिर मेफिस्टो रिन से कहता है चलो और क्या, जिस पर रिन कहता है कहाँ, जिस पर मेफिस्टो कहता है ट्रू क्रॉस एकेडमी। और कहाँ, अरे तुम टेंशन मत करो, मैं उस एकेडमी का डायरेक्टर हूँ, मैं तुम्हारा यूँ एडमिशन करा दूंगा बिना कोई एग्ज़ाम फीस के। और मेफिस्टो ये सब कह रहा होता है कि इसी बीच यूकियो वहाँ आ जाता है और वो मेफिस्टो से कहता है सर मेफिस्टो। और फिर अगले सीन में यूकियो रिन से कह रहा होता है कि तुम्हें इतनी बड़ी एकेडमी में एडमिशन का मौका मिल रहा है, तुम्हें ज्वाइन हो जाना चाहिए। पर इसी बीच बस रिन यूकियो को ही देखे जा रहा था कि उसने उससे कुछ सवाल क्यों नहीं पूछा, डेट के बारे में, डेविल किंग के बारे में। और ये सब देखकर मेफिस्टो कहता है कि हम बस एकेडमी पहुंचने ही वाले हैं रिन, तुम अपने कपड़े बदल लो। और फिर रिन गाड़ी में ही अपने कपड़े बदल कर यूनिफॉर्म पहन लेता है। और फिर अगले सीन में हम रिन को हाई स्कूल असेंबली में देखते हैं और रिन यूकियो को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि रिन यूकियो का बड़ा भाई है, पर यूकियो रिन की ही क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है। और यूकियो ऐसा इसलिए कर पा रहा था क्योंकि यूकियो ने एंट्रेंस एग्जाम के दौरान सबसे ज्यादा स्कोर किया था। और यूकियो की स्पीच के दौरान रिन ध्यान देता है कि सारी स्कूल की लड़कियों को यूकियो पर क्रश आ गया है। और यूकियो की स्पीच के बाद यूकियो को सारी लड़कियां घेर भी लेती हैं क्योंकि वो फर्स्ट क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है। और इसी बीच हम दूसरी तरफ रिन को देखते हैं जो कि इतनी बड़ी स्कूल को देखकर काफ़ी हैरान होता है और बहुत तगड़े तगड़े रिएक्शन बना रहा होता है, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट्स रिन के ऊपर मजाक बनाने लगते हैं कि आखिर ये कैसा लड़का है जो कि स्कूल को ऐसे घूर रहा है चोरों जैसे। और ये सारी बातें रिन भी सुन लेता है और उससे काफी बुरा भी लगता है ये सब सुनकर। और फिर अगले सीन में एकेडमी की छुट्टी होने के बाद रिन सीढ़ियों से जाते हुए कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी हाई स्कूल लाइफ कैसे बीते, बस मुझे एक स्ट्रॉन्ग एक्सोर्सिस्ट बनना है। और रिन ये सब सोचते हुए जा रहा होता है कि इसी बीच उसे एक कुत्ता दिखाई देता है और वो कुत्ता मानो रिन से इशारों में कहता है कि तुम मेरा पीछा करो। और ये इशारे रिन भी समझ जाता है और वो उस कुत्ते का पीछा करने लगता है। और रिन उस कुत्ते का पीछा करते हुए सोचता है कि आखिर ये कुत्ता कितना अजीब दिखता है। और कुछ देर उस कुत्ते का पीछा करने के बाद वो कुत्ता एक पिलर के ऊपर चढ़ जाता है और तभी वो कुत्ता मेफिस्टो में बदल जाता है। और यह देखकर रिन काफी शॉक हो जाता है कि ये तो मुझे पता था कि ये एक्सोर्सिस्ट हैं, पर ये सब जादू भी कर सकते हैं, इसके बारे में मुझे नहीं पता था। इसलिए रिन मिस्टर मेफिस्टो से पूछता है कि आपने ये सब कैसे किया, जिस पर मिस्टर मेफिस्टो कहते हैं कि सिर्फ एकमात्र मैं ही ऐसा एक्सोर्सिस्ट हूँ जो अपने बॉडी का शेप और रंग बदल सकता है, ये तुम्हें नहीं समझ में आएगा रिन। और यह कहते हुए मिस्टर मेफिस्टो रिन से कहते हैं कि आज से हमारी क्रेम स्कूल स्टार्ट होने वाली है जहाँ पर तुम्हारी एक्सोर्सिस्ट बनने की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। और यह सब सुनकर रिन मिस्टर मेफिस्टो से पूछता है आखिर ये कौन सा स्कूल है, जिस पर मिस्टर मेफिस्टो कहते हैं सदन के बेटे, यही वो बेसिकली स्कूल है जहाँ पर तुम्हारी एक्सोर्सिस्ट बनने की ट्रेनिंग असल में स्टार्ट होगी। और यह कहते हुए मिस्टर मेफिस्टो रिन को एक चाबी देते हैं और जाते हुए कहते हैं कि तुम इस चाबी को जिस भी दरवाजे में लगाओगे उस दरवाजे से तुम डायरेक्ट क्रेम स्कूल में पहुंच जाओगे, वो भले दरवाज़ा कोई सा भी हो, बस तुम्हें उसे की होल में लगाना है और घुमाना है। और मिस्टर मेफिस्टो की बात मानकर रिन अपने पास के ही एक छोटे से दरवाजे में उस चाबी को लगाकर उसे चेक करता है। और वो जैसे ही उस दरवाजे को खोलता है तो हाँ, सच में वो चाबी एक नॉर्मल से दरवाजे को एक किले जैसी जगह से जोड़ देती है। और यह देखकर रिन को मिस्टर मेफिस्टो की सारी बातों पर विश्वास हो जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर मेफिस्टो रिन को उसकी क्लास में ले जा रहे होते हैं और इसी बीच मिस्टर मेफिस्टो रिन से कहते हैं कि तुम्हें ध्यान रखना है कि किसी को पता ना लगे कि तुम डीमन किंग सैटर्न के बेटे हो और अपनी नीली आँख को थोड़ा कंट्रोल में रखना। और यह कहकर मिस्टर मेफिस्टो फिर से उसी बदसूरत कुत्ते के रूप में बदल जाते हैं। और फिर अगले सीन में रिन क्लास का दरवाज़ा खोलकर क्लास में जाता है जहाँ पर वो सारे बच्चों को देखकर सोचता है आखिर यहाँ पर कितने कम लोग हैं। और इसी बीच वो सारे बच्चे रिन को बस घूरे जा रहे होते हैं, इसलिए रिन नर्वस होकर जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन देकर कहता है मेरा नाम ओकुमुरा रिन है। और यह कहकर रिन अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाता है और रिन डेस्क पर बैठकर मन में कहता है आखिर इन सब की प्रॉब्लम क्या है, ये मुझे से घूर क्यों रहे हैं। और रिन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर मिस्टर मेफिस्टो जाते हैं और वो रिन से कहते हैं क्या हुआ। और रिन मिस्टर मेफिस्टो से कुछ कहने वाला होता है कि इसी बीच वहाँ पर उसके क्लास टीचर आ जाते हैं
और वो और कोई नहीं यूकियो होता है, यानी कि रिन का छोटा भाई। और यह देखकर तो रिन के पैरों तले जमीन हिल जाती है और यह सब देखकर रिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि यह क्या हो रहा है। इसलिए वो क्लास के बीच में उठकर यूकियो से सवाल पूछने लगता है कि यूकियो तुम आखिर यहाँ के ट्रेनर कैसे बने, और वो भी एक डीमन स्कूल के। और यही सारे सवाल रिन यूकियो से पूछ रहा होता है, पर यूकियो उसे पूरा इग्नोर मार कर बस अपनी पढ़ाई करा रहा होता है। यह सब देखकर मिस्टर मेफिस्टो रिन से कहते हैं कि असल में तुम्हारा भाई एक एक्सोर्सिस्ट है और वो पिछले साल ही ग्रेजुएट हुआ है और वो पिछले 7 साल की उम्र से ही एक एक्सोर्सिस्ट बनने की ट्रेनिंग कर रहा था। और साथ ही में मिस्टर मेफिस्टो रिन से कहते हैं कि असल में तुम्हारा भाई अभी एंटी डीमन फार्मासिस्ट का काम कर रहा है हाई स्कूल में, और इसके बाद जैसे उसके मिशन एक्टिवेट हो जाएंगे वो एक्सोर्सिस्ट के काम पर चल जाएगा। और यह सुनकर कि उसका छोटा भाई एक एक्सोर्सिस्ट है, रिन को तो इस बात पर विश्वास ही नहीं होता। और साथ ही में मिस्टर मेफिस्टो रिन से कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई एकमात्र ऐसा एक्सोर्सिस्ट है जो कि इतनी कम उम्र में एक एक्सोर्सिस्ट बन गया। और यह सब जानने के बाद रिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, पर इसी बीच यूकियो सारे बच्चे को पढ़ा रहा होता है कि आखिर कैसे टेम्पलेट रिचुअल के दौरान तुम डीमंस को देख पाते हो, इसलिए तुम्हें डीमन से कांटेक्ट करना होगा या फिर तुम उसका कुछ घाव खाना होगा, तभी तुम एक डीमन को देख पाते हो। और यह सब जानने के बाद रिन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो यूकियो के पास जाकर उससे कहता है कि आखिर तुमने मुझे ये सब पहले बताया क्यों नहीं, और ऐसे ही सारे सवाल पूछने लगता है। और यह सब सुनने के बाद यूकियो सारे बच्चे से कहता है कि क्या आप सब कुछ समय के लिए बाहर जा सकते हैं, हमें कुछ बात करनी है। और सारे बच्चों के बाहर जाने के बाद यूकियो रिन के सारे सवालों के जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मुझे बचपन से ही पता लग गया था कि तुम एक डीमन हो। यह सुनकर रिन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और यूकियो से कहता है अगर तुम्हें इन सब के बारे में बचपन से ही पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। रिन और यूकियो की बातों के दौरान रिन के हाथों से गलती से यूकियो का टेस्ट ट्यूब गिर जाता है और उस टेस्ट ट्यूब में असल में डीमन का ब्लड था। और जैसे ही वो ब्लड जमीन पर गिरता है वैसे उस ब्लड की मदद से वहां पर कुछ डीमन समन हो जाते हैं। और इन डीमंस को देखते से यूकियो अपनी गन को बाहर निकाल कर इन डीमंस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। और इन डीमंस से निपटते हुए यूकियो रिन को एक जवाब देता है कि आखिर मैं तुम्हें क्यों बताऊं डीमंस और इन सब के बारे में, मेरी नज़रों में तो तुम ही एक डीमन हो, तुम ही हमारे लिए एक समस्या हो। और साथ ही में यूकियो कहता है कि मेरी सोच सही निकली, तुम्हारी वजह से हमारे डैड भी मारे गए, तुम एक समस्या हो। क्या तुम्हें पता है कि हमारे डैड एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सोर्सिस्ट थे, सैटर्न उन्हें कभी काबू नहीं कर सकता। अगर तुम उनसे वो वर्ड नहीं बोलते जिसकी वजह से उनका दिल टूट गया और वे कमज़ोर हो गए, वरना सैटर्न उन्हें कभी छू भी नहीं सकता था। तुम्हारी वजह से मरे हैं हमारे डैड। और यह सब सुनकर रिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो अपने ऊपर नीली आग को काबू होने देता है। और नीली आग के काबू होने के बाद ही रिन यूकियो के ऊपर हमला कर देता है। पर असल में रिन यूकियो के ऊपर नहीं, यूकियो के पीछे एक डीमन था, उसके ऊपर हमला करता है। और उस डीमन को हराने के बाद रिन यूकियो से कहता है तुम मेरे भाई हो यूकियो, मैं तुम्हारे ऊपर कभी हमला नहीं कर सकता। और बात रही डैड की मौत की, तो उसका बदला मैं इस दुनिया का नंबर 1 एक्सोर्सिस्ट बनकर डीमन किंग सैटर्न से आमने सामने लूँगा। और यह सुनकर यूकियो रिन से कहता है मेरा भी कुछ ऐसे ही सपना है भाई। और यह कहकर यूकियो सारे स्टूडेंट को वापस क्लास में बुला लेता है। और इसी बीच सारे स्टूडेंट क्लास की ऐसी हालत देखकर काफ़ी हैरान होते हैं। और फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एकेडमी की छुट्टी के बाद रिन अपने रूम पर आ चुका होता है। पर तभी रिन के पीछे यूकियो भी रिन के रूम में आ चुका होता है, जहाँ पर रिन यूकियो से पूछता है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर यूकियो कहता है तुम डीमन किंग सैटर्न के बेटे हो, तो तुम्हारे ऊपर नजर। गार्डन का सीन दिखाया जाता है और हम उस गार्डन में एक लड़की और उसकी दादी माँ को देखते हैं, जहाँ पर उस लड़की की दादी माँ उसे एक ऐसे गार्डन के बारे में बता रही होती है जहाँ पर इस दुनिया के सारे पेड़ पौधे मौजूद हैं। और लोग कहते हैं उस गार्डन में परियां रहती हैं और उस गार्डन का नाम है अमाहारा। अमाहारा के बारे में सुनकर वो लड़की जिसका नाम शेमी है बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाती है उस गार्डन में जाने के लिए। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रिन को जो कि एक मांगा पढ़ रहा होता है। और रिन मांगा पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और कहता है ये नहीं होना था, ये क्या हुआ,
पीछे परसों रात का सड़ा हुआ खाना खाकर उसका पेट खराब हो गया। रिन ये कॉमिक पढ़ ही रहा होता है, किसी भी यूक्यो वहां आकर रिन से उसकी कॉमिक बुक छीन कर कहता है, मैंने तुम्हें जो पढ़ने को कहा था वो तुमने पढ़ा है? यूक्यो की इस बात पर रिन कहता है कि हाँ, मैंने उन सबको देख कर रख दिया है, वो रखिए, ठीक है, तुम मुझे इडियट मत समझो। रिन की इस बात पर यूक्यो कहता है, हाँ, मैं तुम्हें स्टूपिड कहाँ कह रहा हूँ, तुम हो स्टूपिड, क्योंकि वो बुक मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए दी थी, देखने के लिए नहीं। यूक्यो की ये सारी बातें सुनकर रिन गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मेरे बड़े भाई नहीं हो, ठीक है? रिन की ये बात सुनकर यूक्यो रिन से कहता है, अच्छा ठीक है, तुम मेरे बड़े भाई हो, वो सब ठीक है, पर मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि मेरे आने से पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेना, क्योंकि कुछ दिनों में एक्सोर्सिस्ट की स्टडी स्टार्ट होने वाली है। और हाँ, जितना एक्सोर्सिस्ट बनना आसान लगता है उतना है नहीं। यूक्यो ये सब कह ही रहा होता है कि इसी बीच रिन यूक्यो के ऊपर लुमटने लगता है और कहता है कि तुम एक्सोर्सिस्ट के काम पे जा रहे हो, है ना? तो क्या तुम मुझे भी ले जा सकते हो? जिस पर यूक्यो कहता है, नहीं। यूक्यो की इस बात पर रिन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ प्लीज़ ले जाते रहो, मैं वहाँ पर बहुत कुछ सीखूंगा एक्सोर्सिस्ट के बारे में। रिन की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर यूक्यो कहता है, अच्छा ठीक है, चलो। और इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि रिन और यूक्यो घर से निकल रहे होते हैं और रास्ते में चलते हुए यूक्यो रिन को बताता है, हमारी इस एकेडमी में सारे ट्रू क्रॉस्ड लोग हैं, यानी वो लोग जिनके पास आधे डीमंस की पावर है। और तुम्हें की के बारे में तो मास्टर ने बता ही दिया होगा कि इस की मदद से तुम जिस भी गेट में इसको घुमाओगे वो गेट तुम जहाँ चाहते हो वहाँ खुल जाएगा। पर हाँ, इस की भी कुछ लिमिटेशन है, ये की वहीं खुल सकती है जहाँ पर कोई दरवाज़ा हो। और इतना ही नहीं, एक्सोर्सिस्ट की पढ़ाई के दौरान तुम्हें ऐसे ही बहुत ज़्यादा अद्भुत चीज़ें देखने को मिलती रहेगी। और इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि रिन और यूक्यो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, जहां पर यूक्यो रिन से कहता है कि मैं वहां पर जा रहा हूं चेक करने के लिए, तब तक तुम यहाँ रहो, ठीक है ना? हल्ला भी मत यहाँ से। यूक्यो की ये सारी बातें सुनकर रिन मन में कहता है, एक मिनट, ये मेरा बड़ा भाई है या फिर मैं इसका बड़ा भाई हूँ? यूक्यो रिन से एक जगह खड़े रहने की कहकर अंदर चला जाता है, पर यूक्यो के चाहते से ही रिन इधर उधर घूमने लगता है। और इन्हीं सब के दौरान रिन एक दरवाजे के पास आ जाता है, जहां पर वो एक छोटी सी लड़की को देखता है। और ये लड़की और कोई नहीं, एपिसोड की शुरुआत वाली ही लड़की शेमी होती है। और इन्हीं सब के दौरान रिन गलती से दरवाजे को छू लेता है और ये दरवाजा डीमन प्रोटेक्टेड होने की वजह से बजने लगता है और रिन की पावर को महसूस करके ये दरवाजा टूट ही जाता है। और रिन की ये हरकत को देखकर सेमी बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे पता है कि ये दरवाजे डीमन प्रोटेक्टेड हैं और रिन की वजह से अगर ये दरवाजे बजे हैं तो रिन एक डीमन है। और यह सोचकर सेमी भागने लगती है। और इसी बीच हम देखते हैं कि सेमी पाँव से भागने के बजाय हाथ से अपने शरीर को खींच रही है और इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि आखिर क्यों शेमी इस तरीके से भागने की कोशिश कर रही है, उसके पैरों में कोई प्रॉब्लम है। और इसी बीच हम दूसरी तरफ यूक्यो को देखते हैं, जो कि उसी लड़की की माँ से बात कर रहा होता है, जहाँ पर उस लड़की की माँ यूक्यो से कह रही होती है, शेमी की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है, ऐसे तो वो मर जाएगी। और इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रिन और सेमी के बीच में दोस्ती हो चुकी है। और असल में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रिन ने सेमी को समझा दिया है कि वो कोई बुरा डीमन नहीं है। जहां पर हम देखते हैं कि सेमी रिन से माफ़ी मांग रही होती है अपनी गलत फहमी के लिए, जिस पर रिन कहता है कोई बात नहीं। और यह सुनने के बाद सेमी रिन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, जिसे रिन भी एक्सेप्ट कर लेता है। पर हाथ को मिला हुआ देकर रिन कहता है, जिंदगी में पहली बार एक लड़की ने हाथ मिलाया, भले वो एक छोटी सी बच्ची है मेरी बहन बराबर, कम से कम मिलाया। और वो हाथ भी मिलाया प्रांट में डलने वाले गोबर वाले हाथों से। मेरा कुछ नहीं हो सकता। रिन और सेमी की इन बातों के बीच में हम देखते हैं कि वहाँ पर सेमी की माँ और यूक्यो आ जाते हैं। यूक्यो को देखकर रिन कहता है, हे यूक्यो, जिस पर यूक्यो कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना एक जगह खड़े रहने को। यूक्यो और रिन की ये सारी बातें देखकर सेमी की माँ कहती है, क्या तुम इस लड़के को जानते हो जिसने हमारे दरवाज़ा तोड़ा है? जिस पर यूक्यो कहता है, हाँ, बदकिस्मती से ये मेरा भाई है। रिन की बेइज्जती करने के बाद यूक्यो सेमी के पाँव देखता है, जहाँ पर वो कहता है, ये तो रूट हैं,
ये कोई बीमारी नहीं, ये तो डीमन का असर है। यूकियो सेमी का पेड़ देखकर कहता है, जहाँ तक मुझे लगता है ये डीमन थोड़ा छोटा है, पर वो सेमी के काफ़ी करीब है। इस वजह से वो सेमी के पेड़ को पोजेस कर पा रहा है। वो जरूर इसी बगीचे में होगा, एक प्लांट की फॉर्म में। हमें उसे ढूंढना होगा सेमी। यूकियो के मुंह से यह सब सुनकर सेमी की माँ सेमी से कहती है कि मुझे पता था कि ये तुम्हारी दादी माँ के बगीचे की वजह से ये सब कुछ हुआ है। सेमी अपनी माँ की ये सारी बातें सुनकर अपनी दादी माँ को प्रिटेंड करते हुए आगे बढ़ती है कि दादी माँ की कोई गलती नहीं थी। सेमी अपनी माँ से कुछ कहने वाली होती है कि तभी वो कमजोरी से बेहोश हो जाती है। इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि सेमी की मॉम रिन और यूकियो को बता रही होती है कि सेमी अपनी दादी माँ की मौत के बाद ऐसी ही हो गई, चिड़चिड़ी, ना वो स्कूल जाने लगी ना कुछ करने लगी, बस अपना पूरा दिन गार्डन में बिताने लगी। और इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सेमी अपने सपनों में अपनी यादों को याद कर रही होती है, जहाँ पर वो बताती है कि उसकी दादी की मौत के बाद उसे नहीं पता था कि आखिर कैसे गार्डन को संभालते हैं। और इन्हीं सब के बीच में एक दिन एक फूल सेमी से बात करने लगता है और वो फूल सेमी से कहता है, मैं तुम्हारी इस गार्डन को हरा भरा और पुष्ट रखने में मदद कर सकता हूँ, बदले में बस तुम मुझे इस गार्डन में हमेशा रहने देना सेमी। गार्डन को बचाने के लिए सेमी ने बिना कोई सोचे समझे कि आखिर ये फूल कैसे बात कर रहा है, उसने उस फूल को प्रॉमिस कर दिया। और इन्हीं सब के बीच में सेमी की आंखें खुल जाती हैं और वो कहती है, मुझे पेड़ पौधों को पानी देना है। और इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि सेमी पेड़ पौधों को पानी दे रही होती है, पर इसी बीच रिन वहां पर आ जाता है और वहीं पर रिन सेमी से कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित रहती है, तुम स्कूल भी नहीं जाती, अपना पूरा समय इस गार्डन को देती रहती हो। और रिन की ये सारी बातें सुनकर सेमी इमोशनल हो जाती है और कहती है, आखिर करूँ तो करूँ क्या, अगर मैं गार्डन छोड़ दूंगी तो दादी माँ वाला ही हाल होगा। मेरी वजह से दादी माँ मर गई क्योंकि मैंने गार्डन छोड़ के चली गई थी, और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो माँ दुखी होगी, आखिर करूँ तो करूँ क्या। सेमी की ये सारी बातें सुनकर रिन सेमी से कहता है, क्या तुम्हारी दादी माँ यही चाहती थी कि तुम अपना पूरा समय बैठकर गार्डन में बर्बाद करो, पढ़ने ना जाओ, बाहर दुनिया ना देखो, सिर्फ दिन भर बैठ के बस गार्डन में रहो, यही चाहती थी तुम्हारी दादी माँ? रिन की ये सारी बातें सुनकर सेमी को रियलाइज होता है कि हाँ, वो इतने दिनों से गलत कर रही थी। उसकी दादी माँ तो यही चाहती थी कि वो पूरी दुनिया घूमे और अलग अलग जगह जाकर अलग अलग गार्डन्स को देखें, ना कि सिर्फ इसी गार्डन में अपना पूरा समय बर्बाद करे। यह सब सोचकर सेमी रोने लगती है। और इन्हीं सब के बीच में वहाँ पर यूकियो आ जाता है और वो सेमी से कहता है कि अब तुम्हें काफी हल्का महसूस हो रहा होगा, है ना सेमी? और इससे पहले कि सेमी कुछ खाती तब भी वहां पर वो प्लांट डीमन आकर सेमी को जकड़ लेता है और कहता है, तुम प्रॉमिस तोड़ने की कोशिश कर रही हो सेमी? प्लांट डीमन को देखकर यूकियो रिन से कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है रिन, इस प्लांट डीमन को हराने में। यूकियो की ये बात सुनकर रिन कहता है, चलो ठीक है, आखिरकार छोटे भाई को बड़े भाई की मदद की जरूरत पड़ी गई। और यहाँ के रिन अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है और रिन डीमन फॉर्म में आने के बाद प्लांट डीमन पर हमला करने जाता है, पर इस जगह पर प्लांट डीमन सेमी को ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है, जिस वजह से रिन उस प्लांट डीमन को काट नहीं पा रहा होता है। और यह सब देखकर यूकियो बिना कोई देरी करे सीधा सेमी को ही शूट कर देता है। सेमी को गोली लगते से ही प्लांट डीमन सेमी को छोड़ देता है और इस समय का इस्तेमाल कर रिन सीधा जाकर डीमन को काट देता है। उस डीमन को काटने के बाद रिन यूकियो से पूछता है, आखिर तुमने एक छोटी सी बच्ची पर गोली कैसे चला दी यूकियो? रिन को इतने गुस्से में देखकर यूकियो कहता है, मैंने सेमी को सिर्फ प्लांट डीमन को डराने के लिए शूट किया था, और वैसे भी ये कोई ओरिजिनल बुलेट नहीं है, ये सारे विटामिन की पिल्स हैं। इन्हीं सब बातों के बीच में वहां पर सेमी की मॉम आ जाती है और सेमी अपने मॉम को देखते से ही उनके गले लग जाती है। इसी सीन के साथ ब्लू एक्सोर्सिस्ट का एपिसोड 4